हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ई हिस्ट्री में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संदीप के कनिष्क। ई लर्निंग के इस प्रोसेस में आपका वेलकम करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह रहेगा गुप्त काल से। गुप्त काल में आज हम बात करेंगे गुप्त प्रशासन या गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन की, किस तरह का प्रशासन उनका रहा है। प्रशासन के सबसे बड़ी इकाई की हम बात करेंगे, जिसमें राजा सबसे बड़ी इकाई के रूप में हमें मिलता है। गुप्त काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था रही है। 3 सिद्धांत हमें मिलते हैं राजा के। पहला राजतंत्रात्मक व्यवस्था, दूसरा वंशानुगत सिद्धांत, यानी राजा जो भी बनेगा उसके मरने के बाद उसका पुत्र आगे राजा बनेगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत राजा से संबंधित रहा है वह है देवत्व का सिद्धांत, और इस सिद्धांत का हमें वर्णन स्पष्ट रूप से समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, या जिसे इलाहाबाद का स्तंभ लेख भी कहते हैं, उससे हमें मिलता है। इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर शासन करने वाला ईश्वर का प्रतिनिधि कहा गया है, यानी उसे एक आम मानव से अलग बताया गया है। इसी के साथ कुबेर, वरुण, इंद्र और यमराज, इन सभी देवताओं से समुद्रगुप्त की तुलना की गई है, और ऐसी ही तुलना हमें बाकी गुप्त राजाओं की भी मिलती है। कई सारी देवीय उपाधियां गुप्त काल के राजाओं ने धारण की, जिसमें परम देवता, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, पृथ्वीपाल, परमेश्वर, सम्राट, एकाधिकार। तो ये उपाधियां हमें यह बताती है कि किस तरह से गुप्त राजाओं ने अपने आप को देवताओं के समक्ष रखा। राजा अपनी सहायता के लिए मंत्री परिषद का निर्माण करते थे, तो गुप्त काल की भी एक बहुत लंबी चौड़ी मंत्री परिषद की सूची हमें प्राप्त होती है। सबसे बड़ा जो मंत्री था वह सर्वाध्यक्ष कहलाता था, जिसके अधीन सभी छोटे मोटे अध्यक्ष कार्य करते थे। वह सभी केंद्रीय विभाग का प्रमुख अधिकारी माना जाता था, और सभी विभागों के अधिकारियों की नियुक्ति राजा सर्वाध्यक्ष के माध्यम से करता था। महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी, महापीलुपति गज सेना का अध्यक्ष, महाअश्वपति अश्व सेना का अध्यक्ष होता था। दंडपाशिक अर्थात पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक अर्थात धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी, और रणभांडागारिक अर्थात सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला अधिकारी माना जाता था। इसके अलावा महाबालाधिकृत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी माना जाता था, और महादंडनायक युद्ध एवं न्याय विभाग का कार्य देखने वाला अधिकारी था। साम्राज्य का संचालन करने के लिए उसे कई सारे भागों में आगे विभाजित किया गया था, जिसमें सबसे पहला है प्रांतीय प्रशासन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रांतों को 2 नाम दिए जाते थे, भुक्ति अथवा अवनी। जो सबसे प्रसिद्ध नाम था वह भुक्ति था। यहाँ का जो मुख्य अधिकारी था उसे उपरिक या उपारिक नाम दिया जाता था। कई सारे महत्वपूर्ण प्रांत गुप्त काल के मिलते हैं, जिसमें सौराष्ट्र, पश्चिमी मालवा, पूर्वी मालवा, तीरभुक्ति, पुंड्रवर्धन, वर्धमान, और सबसे महत्वपूर्ण आपका मगध रहा है। प्रांतों
को या भुक्ति को आगे विषय में बांटा गया था। विषय का मुखिया विषयपति, और विषयपति ज्यादातर आपके राजा के सगे संबंधी ही बनाए जाते थे। एक और नाम विषयपति को दिया जाता था, वह है कुमारामात्य। विषयपति के अधीन भी बहुत से कर्मचारी रहे हैं जो कि विषयपति की मदद करते थे। इसमें सबसे प्रमुख रहा है शोल्किक, जो कि टैक्स कलेक्टर या कर वसूलने वाला अधिकारी था। गोलमिक स्थानीय फौज अथवा जंगलों का अधिकारी था। पुस्तपाल जो सरकारी दस्तावेज लिखे जाते थे वह इसी के संरक्षण में रखे जाते थे। एक समिति का हमें पता चलता है जिसे विषय महत्तर समिति कहा जाता था। यह समिति विषय की देखरेख के लिए बनाई जाती थी। अब विषय महत्तर के अधीन भी बहुत से कर्मचारी आते थे। सबसे प्रमुख था नगर श्रेष्ठी, जो कि पूंजीपति वर्ग से संबंधित होता था। दूसरा है सार्थवाह, यह विषय के व्यापारी वर्ग का मुखिया था। तीसरा है प्रथम कुलिक, यानी शिल्प और व्यवसायिक वर्ग का मुखिया। और चौथा था प्रथम कायस्थ, यानी मुख्य लेखक। तो ये चारों इस समिति के प्रमुख कर्मचारी रहे हैं। नगर की बात करें, बहुत से नगर हमें मिलते हैं, तो उनका प्रशासन किस तरह से चलाया जाता था। जूनागढ़ अभिलेख में हमें नगरम शब्द मिलता है। इसका मतलब यह है कि गुप्त काल में बड़े बड़े नगर जो है वो स्थापित हो चुके थे। महापालिका नगरों की देखभाल करती थी और महापालिका के लिए गुप्त काल में पौर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। पुरपाल नगर का प्रमुख अधिकारी माना जाता था, जो कि उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रहता था। नगरों के बाद एक और छोटे स्तर पर हमें विभाजन देखने को मिलता है जिसे बीथी कहते थे। बीथी आजकल के तहसील के बराबर मानी जाती थी। बीथी के बाद और छोटा विभाजन हमें देखने को मिलता है जिसे पेठ कहा जाता था, यानी कई सारे गांव के समूह को मिलाकर के एक पेठ बनता था। और सबसे छोटी इकाई थी गांव। गांव का संचालन या प्रशासन ग्राम सभा के द्वारा देखा जाता था और गांव का मुखिया ग्रामीक कहलाता था। इसके सदस्य महत्तर कहलाते थे। जो ग्राम सभा में 4, 5 या उससे ज्यादा सदस्य होते थे ग्रामीक के अधीन, उन्हें महत्तर कहा जाता था। ग्राम सभा को भी कई नाम दिए गए थे, जिसमें प्रमुख नाम मिलते हैं ग्राम जनपद या पंचमंडली। बात करें सैनिक संगठन की, एक बहुत बड़ा साम्राज्य गुप्तों ने स्थापित किया, तो बिना अच्छे सैनिक संगठन के वह मुमकिन नहीं था। राजा के पास अपनी स्थायी सेना होती थी, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट इस काल में गुप्तों की रही है। सेना के 4 अंग माने जाते थे। पदाती यानी पैदल सेना, अश्वारोही यानी घुड़सेना, गजसेना यानी हाथी सेना। इसके बाद हम बात करते हैं सामंतवादी व्यवस्था की। हमें गुप्त काल में सामंतवादी व्यवस्था स्थापित हुई मिलती है। गुप्त काल के राजाओं ने क्या किया, अपने अधिकारियों को या बड़े सेना के अधिकारियों को नगद वेतन के बजाय उन्हें वेतन भूमि अनुदान के रूप में दिया और कई तरह की भूमि अनुदानों की हमें
साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें अग्रहार एक नए तरह का भूमि अनुदान रहा है। अग्रहार वह भूमि होती थी जो सिर्फ ब्राह्मणों को दी जाती थी, और भी बहुत सारे अनुदान दिए जाते थे प्रशासनिक अधिकारियों को, जमींदारों को, और उसी तरह से ब्राह्मणों को ये अग्रहार जो है वो प्रदान किए जाते थे। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। इसी के साथ मैं संदीप केकनिश आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।